दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से सैन फ्रांसिस्को में भारत के काउंसलेट पे आगजनी की घटना हुई है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि वो भारतीय काउंसलेट था, सैन फ्रांसिस्को में था। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। इससे पहले यूके के अंदर हमने देखा भारत के झंडे की बेइज्जती की गई। उसके बाद हमने देखा इंदिरा गांधी का पुतला किस तरह से कनाडा में एक झांकी के रूप में, उनके हत्याकांड को एक झांकी के रूप में दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय इंटरेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुए। दोस्तों, कुछ बातें गौर करने की है। सडनली खालिस्तान के समर्थित लोग भारत के खिलाफ उग्र हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे, और वो भी विदेशी धरती पे। अचानक कश्मीर का मुद्दा पीछे चला गया और खालिस्तान का मुद्दा सामने आ गया। क्या ये अचानक हुआ है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, पर्दे के पीछे कौन है, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सब भारतीयों को मिलकर सोचना होगा कि इस तरह की शक्तियों से कैसे निपटा जाए। कोई और देश हमारे बचाव में नहीं आएगा, ये हमें मान के चलना है। वो क्यों नहीं आएंगे, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। और क्या ऐसी मजबूरियां हैं भारत में जिसके कारण इस तरह के तत्वों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये चर्चा भी हम करेंगे। तो 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि लगातार पिछले कई महीनों में हमने ये देखा कि अचानक खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि खालिस्तानी जो वहां के नेता थे, जो भारत के खिलाफ मुखर होके देश विरोधी बातें करते थे, उनको भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। तो अगर विदेशी सरकारें हमारा साथ दे ना दें, लेकिन ऊपर वाला तो साथ दे ही रहा है। अब सवाल यह है कि जितने भी देशों में जहां भारतीय हितों के खिलाफ आक्रमण हो रहे हैं, वो सारे के सारे डेवलप्ड नेशन है। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब उन देशों में पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में काफी एडवांस मानी जाती हैं। ये सब होने के बाद भी भारतीय हितों में अगर उन देशों में और खासकर इंपॉर्टेंट टाउन्स में अगर अटैक होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि आज अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी दोबारा वारदात हो जाएगी तो अमेरिकन सरकार को या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं लगेगा? या जिस तरह से बसेस में ब्लास्ट हुए थे लंदन में, तो क्या MI6 को पता नहीं लगेगा? क्या कनाडा की फोर्स को वहां पता नहीं लगेगा किस तरह से आतंकवादी घटनाएं होती हैं? या ऑस्ट्रेलिया में क्या हम ये कह रहे हैं कि वहां की पुलिस और वहां की व्यवस्था इतनी असक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उनको पता ही नहीं लगता कि कौन सा गुट कब किस देश के खिलाफ घटना कर देगा? क्या आपको लगता है ये बात सही है? मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग, जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, उसके साथ मिलकर भारतीय हितों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और एक पैटर्न है उसमें जो हमारे सामने है। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्याकांड पे झांकी, यूके में भारतीय फ्लैग का अपमान, और अब सैन फ्रांसिस्को में काउंसलेट में आगजनी। ये बातें एक पैटर्न दिखाती हैं, और ये दिखाती हैं कि इनके पीछे कोई विकसित देश में बैठी हुई शक्तियां हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली, आपको अगर ये लगता हो कि भाई कश्मीर का मुद्दा है, मुसलमानों का मुद्दा है, तो ये घटनाएं भारतीय हितों के खिलाफ मुस्लिम देशों में क्यों नहीं हो रही? ये कंट्रास्ट आपको क्यों दिखता है, ये समझना होगा। आपने कभी भारतीय हितों के खिलाफ दुबई में, सऊदी अरेबिया में या कहीं और इस तरह की आगजनी, तोड़फोड़ घटनाएं देखी हैं? आपने नहीं देखी होंगी।
हाँ, अगर वहां की सरकारों को कुछ कहना होता है तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती हैं और अपनी बात रख देती हैं, या सरकार टू सरकार के लेवल पे डायरेक्ट बात करती हैं, लेकिन इस तरह के तत्वों को वो प्रमोट नहीं करती। एक देश था जो भारत के खिलाफ इस तरह के तत्वों को प्रमोट करता था, वो था पाकिस्तान। और आज उसका खामियाजा ये है कि पाकिस्तान की अपनी हालत बहुत खराब। इसीलिए आज वो कोशिश ये करते हैं कि भारत के साथ पंगा ना लिया जाए, क्योंकि जैसी पुलवामा वाली घटना हुई, अगर ऐसी दोबारा हो गई और भारत ने फिर रिटेलिएशन किया, तो पाकिस्तान के पास शायद इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो अपनी फौज को बॉर्डर पे खड़ा भी कर सके, और उसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को ही निपटाने में लगा हुआ है, तो भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का अभी उनके पास शायद टाइम कम है। जब बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस की, और जैसा हमने कहा कि वहां कौन सी शक्तियां हैं और वो क्यों कर रही हैं, इसको आपको अंतरराष्ट्रीय मंच पे अलग ढंग से समझना होगा। और ये मेरा गेस्टिमेट है या एस्टिमेट है, आप जो चाहे कह सकते हैं। जिस तरह से भारत अपने आप को बदलती हुई दुनिया में, जो मैं अक्सर कहता हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और मैंने इस पे डिटेल में लिखा भी है कि कोविड के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और उसमें भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी, और ये हमने देखा है। कोविड के बाद जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया, भारत की गुडविल बढ़ी। जिस तरह से टर्की में रिलीफ कैंप चलाए या रिलीफ मेजर्स उठाए गए वहां की जनता को बचाने के लिए, जिस तरह से यूक्रेन वॉर के समय वहां से लोगों को निकाला गया, बाकी जगह पे भी भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज दी, भारत की इमेज में सुधार हुआ। दूसरा, जिस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये भारत के लिए एक सुखद है, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन के उभर रहा है। हर आदमी चाहता है कि इस बाजार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करे, लेकिन भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में बहुतों को दिक्कत हो रही है। वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अगर 144 करोड़ का देश अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो फिर वो अपना माल बेचेंगे किसको? चाइना किसको जाके माल बेचेगा? यूरोप और अमेरिका किसको बेचेंगे? ऑस्ट्रेलिया अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और डेयरी प्रोडक्ट किसको बेचेगा? कनाडा अपनी पल्सेस किसको बेचेगा? अगर भारत हर चीज में आत्मनिर्भर हो गया तो उन सब के लिए मुसीबतें हैं। इसलिए दुनिया का कोई देश नहीं चाहता भारत आत्मनिर्भर हो। और आत्मनिर्भर तब आदमी बनता है जब वो मानसिक रूप से शांति में होता है और पूरा फोकस डेवलपमेंट में होता है। इसीलिए भारत की लीडरशिप को मेंटली परेशान करने के लिए इस तरह की घटनाओं को स्पॉन्सर किया जाता है, जो आप दुनिया के अलग अलग कोनों में भारतीय हितों के खिलाफ देख रहे हैं। ये निश्चित रूप से भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये अनजाने में हुई घटना नहीं है, या कोई फ्रिंज एलिमेंट्स, या जैसा वो कहते हैं सम वोकल खालिस्तानी माइनॉरिटीज, ऐसा नहीं है। अगर उनको पता है कि कौन वोकल है तो उन पर निगाह क्यों नहीं रखी गई, उनके ऊपर सर्वेलेंस क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको डीप स्टेट से प्रोटेक्शन और समर्थन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है भारत की बढ़ती हुई पॉलिटिकल साख। जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर में भारत ने एक इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनाई, चाइना के साथ भारत का अपना इंडिपेंडेंट अप्रोच है। जिस तरह से भारत के जो रिलेशन है अफ्रीका में और बाकी देशों से इंप्रूव हो रहे हैं, मिडल ईस्ट से इंप्रूव हो रहे हैं, जापान से इंप्रूव हो रहे हैं, ये हर आदमी को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो और राजनीतिक रूप से मजबूत हो तो ये एक महाशक्ति बनने के लक्षण है, जो कोई नहीं चाहता। हर आदमी भारत को यूज करना चाहते हैं, सपोर्ट करना सिर्फ लिप सर्विस है। इसीलिए आपको यह देखना होगा कि जब विदेशी ताकतें या विदेशी सरकारें भारत के साथ दोस्ती बढ़ाती हैं तो उनमें उनका निहित स्वार्थ सबसे पहले होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बाकी देश इतनी आसानी से भारत के खिलाफ कार्रवाई करके चुपचाप निकल जाते हैं और भारत की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होता। उसका कारण है भारत के अंदर जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डीपली डिवाइडेड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे
ऑपोजिशन लीडर विदेश में जाके अपने ही देश को क्रिटिसाइज करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर आपको वास्तव में ऑपोजिशन लीडर का क्या रोल होना चाहिए, अगर ये देखना है तो आप इजराइल की संसद में देखिए। रूथलेसली संसद के अंदर और देश के अंदर वो लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ होता है जैसे हमारे देश में होता है। लेकिन जब उनके किसी भी विपक्षी दल के नेता से विदेशी प्रेस ये पूछता है कि आपके प्रधानमंत्री ने जो कार्रवाई करी, क्या आप उसके समर्थन में हैं, उनका एक ही जवाब आता है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है तो चाहे वो कोई भी सत्ता में हो, हम समर्थन करेंगे। पॉलिटिक्स इज सेकेंडरी, नेशनल इंटरेस्ट इज नंबर 1। इसीलिए आज इजराइल पे किसी की हिम्मत नहीं होती आंख उठाने की। लेकिन हमारे यहाँ विपक्षी दल के नेता विदेश जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने ही देश में निर्वाचित सरकार को गाली देते हैं। हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है, क्योंकि उनकी मनमर्जी नहीं चलती और उनको फोर्स किया जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो करो, तो उनको लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई। क्योंकि आज से पहले उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप कानून को फॉलो करो, क्योंकि कानून में, सत्ता में वो लोग खुद थे और अपनी मनमर्जी से कानून बनाते थे, बदलते थे और जहां मौका लगता था कानून के कागज फाड़ भी देते थे, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो प्रेस क्लब में। तो जब एक डिवाइडेड पॉलिटिकल सिस्टम होता है कंट्री में, तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है विदेशी ताकतों को भारत के खिलाफ अपने जहर के बीज बोने का। अब वो प्लेग्राउंड चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करना हो, या देशद्रोही ताकतों को सपोर्ट करना हो। इसीलिए जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बोलते हैं कि हम $600 मिलियन से $1 बिलियन तक भारत में खर्च देंगे यहाँ की सरकार को गिराने के लिए। जॉर्ज सोरोस तो आएगा नहीं। उसके टूल किट के गैंग, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस आर्टिकल के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से चलें, वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि भारत जितना डिस्टेबलाइज रहेगा उतनी आर्थिक दिक्कतें रहेंगी, उतना आर्थिक प्रगति नहीं होगी, उतना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उतना भारत के अंदर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी। और यही दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा है, क्योंकि जितना भारत में अनसर्टेनिटी रहेगा उतना बड़ा बाजार भारत हमेशा के लिए उनके लिए बना रहेगा। तो दोस्तों, जो ये पिछले दिनों 3 घटनाएं हुई, ये सिर्फ खालिस्तानी एजेंडा नहीं था। उनको भी पता है कि एक सॉवरेन देश से इस तरह से आप खालिस्तान बना नहीं सकते, तो बनाएंगे कहां, लेके कहां जाएंगे? अगर आपको खालिस्तान बनाना था तो लाहौर कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन वो लाहौर को इंक्लूड नहीं करते, वो पंजाब को इंक्लूड करते हैं। जबकि उनको ये पता है कि पार्टीशन से पहले सबसे हरा भरा डेवलप्ड पंजाब का क्षेत्र लाहौर था, जो इस समय पाकिस्तान के पास है। तो एक्चुअल नॉर्मल प्रोसेस में अगर हिस्ट्री भी हम देखें तो वो पूरा का पूरा जो खालिस्तान है वो पाकिस्तान में बनना चाहिए। लेकिन खालिस्तानियों को भी ये पता है कि अगर हम ये बात कहेंगे तो हमें पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं देगा, हमें आईएसआई सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो उनको भी अपना एजेंडा पता है और वहां कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन चाहिए होता है, तो वो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा कि जो दिख रहा है वो उतना ही नहीं है। पर्दे के पीछे हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली बहुत सारी ताकतें हैं और खालिस्तानी गुट एक टूल किट का हिस्सा हैं। ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको और तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान आगे बढ़े, विकसित हो, ये किसी की इच्छा शक्ति नहीं, लेकिन हमारा देश है, हमें इसके लिए काम करना होगा, एक दूसरे को जगाना होगा, जागरूक करना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? हिंदुस्तान को अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो विपक्षी दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या विपक्षी दलों को विदेश में जाके अपने ही देश को क्रिटिसाइज करना चाहिए, और वो भी चुनी हुई सरकार? अगर आप चुनाव हार गए तो अगले चुनाव का इंतजार करिए, आप खिलाफत में क्यों उतर जाते हैं?
आपको अगर खिलाफत करनी है तो करप्शन पे करिए, देश में जो कमजोरियां हैं उनको उजागर करिए। एक दूसरे पे पॉलिटिकल आरोप लगा के देश नहीं इंप्रूव होता है। हाँ, सरकार की कमियां गिनाइए और उस पर नजर रखिए कि सरकार ने वो कमियां दूर करी या नहीं, लेकिन हिट एंड रन की जो रणनीति अपनाता है विपक्ष की, गाली दी और भाग गए, इससे ना विपक्षी स्थिति इंप्रूव होती है, ना सरकार को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सस्टेन तो कर नहीं पाएंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स में, और विपक्ष की जो भूमिका है वो मार्जिनलाइज हो जाती है इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम। आपका क्या कहना है दोस्तों? पर्दे के पीछे कौन हो सकता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे। तब तक के लिए वंदे मातरम।